बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुजाहिद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ डिफाइंस है जो मिसिंग है या जिनको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैंने कोशिश की है उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर का पार्ट होंगे उनमें सबसे पहले हमारे पास है इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वेराइटीज़। ये स्पेशली होगा प्लांट्स से रिलेटेड, उनके बारे में हम देखेंगे। देन हम बात करेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा पेस्ट के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट कंट्रोल ऑफ पेस्ट, जिसमें आ जाएगा हमारे पास केमिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, उसके बाद आ जाएगा बायोपेस्टिसाइड्स, और लास्ट में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होंगी IDM, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। और लास्ट पे जो हमारा की पॉइंट होगा वो होगा पेस्चराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले जो सा बायोलॉजी का नॉलेज है वो हमें पता है कि एक बायोलॉजी जो है वो साइंस की ब्रांच है, और जो बायोलॉजी है वो हेल्प करती है मैनकाइंड की इन डिफरेंट वेज। जो मेजरली आज हमने डिस्कस करने हैं वो हमारे पास 3 की पॉइंट्स है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, मीन्स के कुछ प्लांट के सोर्सेज हैं, और जो मेन चीज़ हमारे पास प्लांट है वो फूड के तौर पे हम प्लांट को यूज़ करते हैं। हम इसी के रिगार्डिंगली बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स को भी देखेंगे जो फूड का सोर्स हैं, और एनिमल्स को भी देखेंगे जो फूड का सोर्स हैं। एनिमल जैसे कि हमारे पास मिल्क के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं या मिल्क प्रोड्यूस करने वाले हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं, या हमारे पास आ जाएंगे मीट की क्वांटिटी को कैरी करने वाले हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो वाले आ जाएंगे। सो हम देखेंगे कि प्लांट की प्रोडक्शन के लेवल को किस तरह से ज़्यादा करना है, और अगर मीट प्रोड्यूसिंग हमारे पास एनिमल्स हैं तो उनकी प्रोडक्शन के लेवल, बॉडी का मैस किस तरह से ज़्यादा करना है, और मिल्क प्रोडक्शन के लेवल को किस तरह से ज़्यादा करना है, और अगर हमारे पास एग लेइंग एनिमल्स हैं तो उनकी एग लेइंग कैपेसिटी को किस तरह से हमने इंक्रीज़ करना है। ये सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स। कोई भी हमें डिजीज हो जाए तो उस डिजीज को हमने कॉम्बेट करना है, उसके खिलाफ हमने उसको खत्म करना है, काजुअल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना है, उसको हम बोलेंगे कॉम्बेटिंग डिजीज। तो जो सा बायोलॉजी है हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है किस तरह से मेडिकेशन को सिंथेसाइज करना है लेबोरेटरी में, या एक्सट्रैक्ट करना है मेडिसिन को प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरिया से, या किसी भी सोर्स से, ताकि हम कॉम्बेट कर सकें डिजीज को। डिजीज काजुअल ऑर्गेनिज्म जो से हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनको किल कर सकें और अपनी बॉडी को सेव कर सकें। और लास्ट हमारे पास है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है और किस तरह से कंजर्व करना है, इसके नॉलेज भी हमें मिलता है बायोलॉजी, जो कि एक साइंस की फील्ड है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा मेन लेक्चर होगा, अभी हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उनमें से जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट था इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। सारे का सारा जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस करेगा। हम देखेंगे कि प्लांट की वैरायटीज जो हमारे पास हैं, हम उनसे पैदावार किस तरह से ज़्यादा ले सकते हैं, यील्ड को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। जो पहला हमारा पोर्शन है इस लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे कि हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन के लेवल को। दूसरे में हम देखेंगे कि किस तरह से अगर कोई पेस्ट है तो वो पेस्ट आके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं हमारी क्रॉप्स को या एनिमल्स को, तो हम उन पेस्ट को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। दोनों तरह से फूड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं ऐसी कि जिससे हम, जैसे कि टिश्यू कल्चर है या कोई और टेक्निक हमारे पास है कि जिसको हम यूज़ करके जो अपनी प्लांट्स की प्रोडक्शन है या एनिमल्स का जो बॉडी का मैस है उसको क्या कर सकें, ज़्यादा कर सकें। फिर हमारे पास जो सॉइल है वो बेसिक मीडियम है प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्या इसके अलावा भी और कोई मीडियम हमारे पास है? जैसे कि एक टेक्निक आपने शायद नाम भी सुना होगा, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, हम उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने फूड के लेवल को ज़्यादा कर लिया है, और पेस्ट जो उनसे डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं उनको कंट्रोल करने के वेज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो हमारे पास फूड होगी हमने उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है। तो ये आज के लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है
इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंप्रूव एग्जिस्टिंग वेराइटीज। हमारे पास जो वेराइटीज हैं, राइस की है, मेज की है, कॉर्न की है, व्हीट की है, जिसकी भी वेराइटी है, हमने क्या करना है, हमने उनको हाई यील्डिंग वेराइटीज में कन्वर्ट करना है। हमने ऐसी जीन्स, ऐसे हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ऐसी चेंजेस लेके आनी है जेनेटिक मेकअप के अंदर, जिसकी वजह से वो जो प्लांट हैं, खा वो व्हीट के हैं या राइस के हैं, वो हाई यील्डिंग प्लांट हो जाएं। सो हम इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। और इसी तरह से हम एनिमल्स की भी वेराइटीज को डेवलप करवाएंगे जिनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस होगी, जिनकी बॉडी का मास ज्यादा होगा। और उसके बाद हम कुछ ऐसी वेराइटीज को प्रोड्यूस करवाएंगे जो डिजीज रेजिस्टेंस रखती हों, प्लांट्स की भी और एनिमल की भी। उसके बाद हम कुछ एनिमल्स की वैरायटीज ऐसी देखेंगे जिनमें डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की ताकत जो है वो ज्यादा होगी, ताकि उनका सर्वाइवल ज्यादा हो, बॉडी की डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी हो, और अगर उनकी बॉडी हमारे लिए मीट का सोर्स है, गोश्त का सोर्स है, तो वो हमें प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम देखेंगे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वेराइटीज हैं उनको हमने इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड है? जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास एग्जिस्टिंग वेराइटीज को इंप्रूव करने का, वो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नाम से ही इज़हार है, हमने ब्रीड करवाना है, क्रॉसिंग करवानी है, प्रोजेनी लेनी है, ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्ट करना है हमने। अब हम ऐसा करते हैं कि सिंपल सा आपको बता दूं, ये मेरे पास दो प्लांट्स हैं, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ये दो मेरे पास प्लांट्स हैं, दोनों को मैंने ग्रो किया है, और ये वाला जो सा प्लांट है जिस तरफ अभी कर्सर है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, यील्ड ज़्यादा है, और इसकी कम है। सो मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों प्लांट्स को ग्रो होने दूंगा, और उसके बाद जो जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है वो ये दो प्लांट्स हैं, जिनकी कम है वो ये दो प्लांट्स हैं। अब इनमें से मेरी जो सिलेक्शन होगी, डेफिनेटली जो मेरा मेन टारगेट होगा वो ज़्यादा यील्ड वाले का होगा, ज़्यादा पैदावार देने वाले प्लांट का होगा। सो इनमें से मैं इन दो प्लांट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होगा कि जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले हमारे पास पेरेंट्स हैं, वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए और उन जैसी नस्ल को हासिल किया जाए, उनकी ब्रीडिंग करवाया जाए, उन जैसे ऑर्गेनिजम्स को लिया जाए। अगर वो प्लांट है तो वैसे प्लांट्स को लिया जाए, अगर वो एनिमल है तो वैसे एनिमल्स को लिया जाए। तो इस मेथड को हम बोलेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या करेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू सुन लें। हम अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक पेरेंट प्लांट लेंगे या एनिमल लेंगे, और उसकी हम प्रोजेनी हासिल करेंगे, उसकी ऑफस्प्रिंग को लेंगे, औलाद को लेंगे। तो इस मेथड को हम बोलेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब डिफाइन करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग पेरेंट विद पर्टिकुलर कैरेक्टर्स टू ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह के प्लांट की वेराइटीज को या एनिमल्स की वेराइटीज को सिलेक्ट करेंगे जिनमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उनको हम फर्दर ग्रो करेंगे ताकि हमारे पास बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाएं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें, या एक और तरह से मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो सा प्लांट है हमारा, इसमें यील्ड प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा है और इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंटेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो एक न्यू वैरायटी आ जाएगी उसको हम ग्रो कर लेंगे। अब जो हमारे पास सारे के सारे प्लांट होंगे उनमें दो करैक्टर्स होंगे, एक तो वो हाई यील्डिंग होंगे और दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, तो उनका सर्वाइवल भी ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सा मेथड है वो हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हम प्लांट और एनिमल, जो उनसे प्लांट और एनिमल के ब्रीडर्स हैं, वो दोनों के दोनों जो हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स हैं या डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स हैं, उनकी सिलेक्शन करके उनकी प्रोजेनी ले रहे हैं। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो हमारे पास व्हीट, राइस, कॉर्न एटसेट्रा आ जाएगा। इनकी वेराइटीज़, इनके प्लांट जो ज़्यादा यील्डिंग हैं, ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनकी प्रोजेनी ली जाती है और उनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप करवाए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा हो जाए। और अगर हम एनिमल की बात करें, ये नीचे भी लिखा हुआ है, पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं। एनिमल में हमारे पास मीट प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स भी आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास कॉ है वो आ जाएंगे, हमारे पास ऑक्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले और ज़्यादा बॉडी का मैस मीन्स कि मीट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स, उनकी भी हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं। जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे हमारे पास, हम उनकी ब्रीडिंग करवा लेंगे। सो इसी तरह से पोल्ट्री ब्रीडर्स यूज़ करते हैं ब्रॉयलर्स को, और वो ब्रॉयलर्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनकी बॉडी का मैस ज़्यादा हो और जिनकी एग लेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को हम यूज़
यूज़ करते हैं प्लांट की सिलेक्शन के लिए भी और एनिमल की सिलेक्शन के लिए भी, ताकि हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स भी आ जाएं और एनिमल भी आ जाएं, ताकि शॉर्टेज ऑफ फूड के ऊपर हम ओवरकम कर सकें। इस डायग्राम में आपको क्लियर भी होगा, हमारे पास कुछ ये पेरेंट प्लांट हैं, उनकी ये प्रोजेनी आ गई, और जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास प्रोजेनी ए का ग्रुप है, बी का ग्रुप है, सी का है और डी का ग्रुप है। इन तीनों में से ये वाला जोन सा हमारे पास एनिमल है, ये ज़्यादा अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है, तो हम इसको सेलेक्ट करके इसकी ऑफ स्प्रिंग ले लेंगे। अब ये वाला सेक्शन है, इसमें हमारे पास कोई भी नहीं है। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये वाला ज़्यादा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला ऑर्गेनिज्म है, तो हम इसको प्रोड्यूस कर लेंगे, और इसी तरह से फिर ये वाले हमने सेलेक्ट किए हैं। ये सेम प्रोसेस हम करेंगे प्लांट के केस में भी। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो प्लांट है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, उसको फर्दर ग्रो किया जाएगा, और उसी की प्रोजेनी को हम फर्दर ग्रो करके उसी से यील्ड कलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपने लास्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, आप सेम उसको भी कॉपी कर सकते हैं, या जो ये डिफाइन लिखी हुई है इसको भी आप कर सकते हैं। अब इस केस में क्या किया जाता है, जो से हमारे पास जेनेटिसिस्ट हैं, जो उनसे जीन्स के साथ प्ले करने वाले हमारे पास साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक स्पीशी का डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो जेनेटिक मेकअप है उसको उठाते हैं और दूसरी स्पीशी के अंदर डाल देते हैं। ये प्लांट के साथ भी हो सकता है, एनिमल के साथ भी हो सकता है, और बैक्टीरिया के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। मीन्स कि हम जेनेटिक मटेरियल को लेबोरेटरीज टेक्निक के अंदर जाके चेंज करते हैं, ताकि हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। उसी टेक्निक को हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। थोड़ा सा देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन से मुराद होगा चेंजेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इज अ प्रोसेस दैट यूजेस लेबोरेटरी बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू आल्टर द डीएनए मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लेबोरेटरी की जो टेक्निक्स हैं उसको यूज किया जाता है, ताकि हम किसी भी जानदार का डीएनए उसको क्या कर सकें, आल्टर कर सकें, चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जानदार की अगर हम प्लांट को लें, तो प्लांट की जो प्रोडक्शन का लेवल है, जो यील्ड है, वो 40 मंथ्स पर एकड़ है, तो हमने उसके अंदर जीन को इस तरह से तब्दील करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से ऐसा करना है जिसकी वजह से उसकी जो पर एकड़ यील्ड है वो 40 मंथ से 50, 60, 70 ऑनवर्ड हो जाए। तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। दिस में इन्वॉल्व चेंजिंग अ सिंगल बेस पेयर। एक सिंगल बेस पेयर को भी हम चेंज कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं हम जीन्स को या डीएनए के सेगमेंट को, डिलीट भी कर सकते हैं, या हम ऐड भी कर सकते हैं एक नया सेगमेंट। आप सिंपली बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को लेने के लिए डीएनए को आल्टर करेंगे, अपने जो स्पेसिफिक होस्ट होगा उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बेस पेयर्स को भी चेंज कर सकते हैं, हम डीएनए का सेगमेंट जो जीन है उसको ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या नाम देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देंगे। अब इस केस में क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको यील्डिंग वाली एग्जाम्पल दी, इस केस में हम जीन्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो डिजीज रेजिस्टेंट होंगे। अगर हमारे पास प्लांट है उसमें डिजीज रेजिस्टेंट एबिलिटी नहीं है, तो हम डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स उस प्लांट की बॉडी में डाल देंगे, तो वो जो प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक होगी इसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टोबैको प्लांट है और एक जीन है जो फायरफ्लाई के अंदर था, जिसकी वजह से फायरफ्लाई ग्लो करते हैं नाइट टाइम, वो जीन मैंने उससे निकाल के इस टोबैको प्लांट के अंदर रखा है। अब टोबैको का खुद का जेनेटिक मटेरियल भी था और फायरफ्लाई जो इंसेक्ट है उसका जेनेटिक मटेरियल भी इसमें आ गया, सो फॉरेन डीएनए भी इसमें आ गया। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉरेन डीएनए हो उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर मैंने ह्यूमंस का इंसुलिन वाला जीन डाल दिया है, तो वो जो बैक्टीरिया होगा वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा। ऐसा प्लांट, ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा एनिमल जिसके अंदर फॉरेन डीएनए हो, किसी दूसरे सोर्स से डीएनए हो, उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखते हैं, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी प्लांट्स स्पीशीज। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फॉरेन डीएनए हमें इनकॉर्पोरेट किया हो, दाखिल किया हो, खाओ उसके सेल हो
बैक्टीरिया हो या कोई प्लांट की स्पीशी हो या एनिमल की स्पीशी हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एग्रीकल्चर की है, जैसे कि बीटी कॉटन। अब जो सी बीटी कॉटन है, ये एक ऐसी कॉटन है जो एक पॉइजन प्रोड्यूस करती है जिसको बोला जाता है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने वाला पॉइजन, जो कि बॉल वर्म। अब जो सा कॉटन है उसके अंदर बॉल होते हैं और उसके अंदर एक वर्म होता है जो उन बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उन बॉल्स को ख़त्म करने के लिए जो बीटी कॉटन है, इसके अंदर एक इंसेक्टिसाइड पॉइजन प्रोड्यूस होता है जो बॉल वर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखता है और उनका अटैक नहीं होता। उसके बाद इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल होंगे? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब है टू मेक कॉपी। अब कॉपीज को बनाना है तो किस तरह से बनाना है? सेक्चुअली बनाना है या एसेक्चुअली बनाना है? तो अगर हम एसेक्चुअली बनाएंगे तो वो हमारे पास होगा क्लोनिंग। सिंपल सी चीज है, आइडेंटिकल कॉपीज बनानी है ऑर्गेनिज्म की या सेल की एसेक्चुअल मेथड से, उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ह्यूमंस का एक जीन है, उसको हमने इंसुलिन का जीन फर्ज कर लें, वो हमारे पास है, हमने वो बैक्टीरिया के अंदर डाला और अपना डिजायर्ड जीन हमने ले लिया है या इंसुलिन को हमने कलेक्ट कर लिया है, तो वो जो जीन्स की कॉपीज हमारे पास आएंगे उसको हम बोलेंगे क्लोन, और जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग। अब ये एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, डॉली शीप है, इसको हमने प्रोड्यूस किया है एसेक्चुअल मेथड से अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, तो ये भी प्रोसेस कौन सा होगा? क्लोनिंग का प्रोसेस होगा। क्लोन और क्लोनिंग में भी डिफरेंस आ जाता है। क्लोन क्या होता है? आइडेंटिकल प्रोड्यूस होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है या सेल है वो क्लोन है, और जो पूरे का पूरा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लोनिंग। सो डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल by asexual reproduction using special techniques such as tissue culture techniques। टिश्यू कल्चर टेक्निक कर लें या कोई और भी टेक्निक कर लें जिसके थ्रू हम आइडेंटिकल कॉपीज बना सकें सेल की या ऑर्गेनिजम्स की एसेक्चुअल मेथड से, उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग। या आपको यहाँ से डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या है? अब ये आप यहाँ पे देख लें पहले, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो सा टिश्यू कल्चर टेक्निक है इसमें ऐसे हम करते हैं कि यहाँ प्लांट या एनिमल के हम टिश्यू लेते हैं एक स्पेशल मीडियम के अंदर, जहाँ पे उस प्लांट या एनिमल के टिश्यू को ग्रो करने की हर एक कंडीशन को फुलफिल किया हो ताकि वो प्रॉपरली वहाँ पे सर्वाइव कर सके और फंक्शन कर सकें। इस टेक्निक को हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए है, स्टार्ट किया हुआ है, उसमें चेंजेस आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये हमारे पास टिश्यू ग्रो करना शुरू कर दिए हैं और हमने उनको लैब से निकाल के फील्ड में ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्लांट के टिश्यू को लेके हम ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, जिस मीडियम में हमने उस प्लांट की ग्रोथ के लिए हर एक चीज़ को, सॉल्ट को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को, वाटर को, पीएच, ईच एंड एवरीथिंग को हमने मेंटेन किया होता है ताकि उस टिश्यू की ग्रोथ हो सके। उस टेक्निक को हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। चलिए देखते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इन विच फ्रैगमेंट्स ऑफ टिश्यूज फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल रिसर्च में हम फ्रैगमेंट लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं टिश्यूज का, वो एनिमल का भी हो सकता है और प्लांट का भी हो सकता है, और उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, यहाँ इन्वायरमेंट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। इन विच दे कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड फंक्शन। उस मीडियम के अंदर वो प्रॉपरली सर्वाइव भी कर सकें और फंक्शन भी कर सकें, और सर्वाइवल और फंक्शन के लिए हम जो नेसेसरीली न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्ट हैं, पीएच जो भी है वो हम सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं ताकि टिश्यू की प्रॉपर ग्रोथ हो जाए। इस टेक्निक को हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा ह्यूमन बॉडी सेल्स या टिश्यूज, इनको भी हम ग्रो कर सकते हैं ऐसे, या प्लांट के सेल्स या टिश्यूज को भी हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हमने जो टेक्निक सारी की सारी पढ़ ली कि किस तरह से हम अपने प्लांट की जो प्रोडक्शन का लेवल है, यील्डिंग कैपेसिटी है, उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब हम प्लांट को ग्रो करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन को कम करने वाले हमारे पास कुछ एंटिटीज भी होंगी, जैसे कि ये इंसेक्ट है, ये इस प्लांट के ऊपर आके इसकी फूड को यूज़ कर रहा है, स्पेस को खुद यूज़ कर रहा है और इसको लॉस कर रहा है, हार्म कॉज कर रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो उनसी होगी वो प्लांट के लिए नुकसानदायक होगी। तो इसी चीज़ को हम नाम देंगे पेस्ट का। ऐसी एंटिटी वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं या बैक्टीरिया या कुछ और भी एंटिटी हो सकती है जो हमारी मेन क्रॉप के साथ कंपीट करे बेसिक नेसेसिटीज के लिए। अब बेसिक नेसेसिटीज में क्या आ जाएगा? फूड है, शेल्टर है या स्पेस है।
इनके लिए अगर वो compete करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पेस्ट। अब प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। द लिविंग नॉन लिविंग एंटिटी दैट compete विद मेन क्रॉप प्लांट फॉर बेसिक नेसेसिटीज। वो लिविंग या नॉन लिविंग एंटिटी जो compete करेगी, कंपटीशन करेगी मेन क्रॉप के साथ नेसेसिटीज के लिए, जो कि फूड, शेल्टर या स्पेस है, एंड काज हार्म टू द होस्ट, मेन होस्ट क्रॉप प्लांट। और जब वो compete करेगी तो वो जो मेन प्लांट हमारा होगा उसको हार्म काज करेगी, तो उसको हम बोलेंगे पेस्ट। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा इंसेक्ट, जैसे कि ये कॉटन बग है, और उसके बाद बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का ब्लाइट है, बैक्टीरिया से झुलसा हुआ प्लांट का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस तरह के जो हमारे पास पेस्ट हैं इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड है केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब पेस्ट हमारे पास कोई इंसेक्ट है या बैक्टीरिया है या कोई हर्ब्स है, जड़ी बूटी है, कोई भी चीज़ है, उसको अगर हम किल करने के लिए कोई केमिकल यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब देख लेते हैं, इन केमिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम केमिकल्स। इसके केमिकल कंट्रोल में हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? केमिकल्स। तो वो केमिकल्स क्या करेंगे? या तो किल कर देंगे इंसेक्ट्स को या पेस्ट को, या उनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे। इस मेथड को हम बोलेंगे केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब कुछ केमिकल्स हैं। केमिकल हमारे पास है फंजीसाइड्स, जो फंजाई को किल करने वाला है, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करता है, बैक्टीरिसाइड बैक्टीरिया को किल करने वाला है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करने वाला है, और हर्बिसाइड्स हर्ब्स को किल करने वाला है। वो आपने याद रखना है, फंजाई फंजी से है और साइड्स का मतलब है टू किल। सो ऐसा केमिकल जो फंजाई को किल करे उसको हम बोलेंगे फंजीसाइड्स, और सेम ये दूसरे भी हैं। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड भी हैं, फंजीसाइड्स भी हैं, बैक्टीरिसाइड भी हैं, विरिडीसाइड्स भी हैं, हर्बिसाइड्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके बेनिफिट्स क्या है केमिकल कंट्रोल के। तो सबसे पहले जोन सा है, केमिकल्स को हम यूज करके बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को कर सकते हैं, जड़ी बूटियों हर्ब्स को कर सकते हैं, या हमारे पास को फंगल है पैथोजेनिक फंजाई तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वायरसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इन चीज़ों को डिजीज कॉजिंग एंटिटीज़ को हमने कंट्रोल कर लिया केमिकल को यूज़ करके, तो उसके अकॉर्डिंगली जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और एक बेस्ट इसका जो सा बेनिफिट वो ये है कि क्विक कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज बीइंग अचीव्ड बाय केमिकल कंट्रोल। पेस्ट को जल्दी से कंट्रोल करने का जो बेस्ट हमारे पास मेथड है वो है केमिकल कंट्रोल। अब डेफिनेटली जिस चीज़ का फायदा है उसका नुकसान भी होगा, तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स के साथ साइड इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला है टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमंस बीइंग। अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो उन केमिकल्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ह्यूमंस के ऊपर भी होंगे, और ह्यूमंस के जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी होंगे, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हो जाएगी। और एक जो मेजर इश्यू वो ये है कि जो उनसे पेस्ट हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है केमिकल के अगेंस्ट, तो हमें और हार्ड केमिकल या ज़्यादा पावर वाले केमिकल यूज़ करना पड़ते हैं उनको किल करने के लिए, और अल्टीमेटली उसका जो साइड इफेक्ट वो फिर ज़्यादा होता है ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर और उनके इन्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब नाम से ही ज़ाहिर है हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किसी लिविंग एंटिटी को यूज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉलनट का एक ट्री है, उसके ऊपर ये इंसेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है एफर्ट। इसको किल करने के लिए इसको पैरासाइट करता है हमारे पास दूसरा इंसेक्ट जिसका नाम है वेस्प या येलो जैकेट। अब जो वेस्प या येलो जैकेट है ये वेस्प इस एफर्ट को खा लेता है, तो इस इंसेक्ट का प्लांट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन ये वाला जो इंसेक्ट है जिसको हम वेस्प बोलेंगे ये एफर्ट को खा लेगा, और एफर्ट जो प्लांट के लिए नुकसानदायक था। अब इस पेस्ट को हमने इसके थ्रू कंट्रोल कर लिया लिविंग एंटिटी के थ्रू, तो इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। पढ़ लेते हैं, द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, या कोई और भी चीज है। हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कंपीट विद इवन और इवन ईट देम अप। अब जौन सा ये वाला ऑर्गेनिज्म है इसके साथ कंपीट करेगा, और हत्ता कि ये वाला जो वेस्प है इस एफर्ट को खा भी लेगा। अब यहाँ पे देखें, एफर्ट इंसेक्ट है, वो अटैक करता है वॉलनट के अखरोट के दरख्त के ऊपर। हम इसको बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे एक वेस्प को,
ये वाला वैस्प इसको यूज़ करेंगे, जो पैरासिटाइज कर देगा एफर्ट को खा लेगा, तो जो हमारा वॉलनट का प्लांट है वो सेव हो जाएगा और उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। ह्यूमन फ्रेंडली है, ह्यूमंस के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो वैस्प है वो एफर्ट को खा लेगा, हमारा जो मेन प्लांट है उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ऐसा जो केमिकल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था वो इनकी वजह से नहीं आएगा, और केमिकल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा थे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो बायोलॉजिकल मेथड है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े हैं। अब केमिकल्स में रेजिस्टेंस आ जाती थी जो हमारे पास पेस्ट थे, लेकिन इस केस में वो सीन हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं डेफिनेटली इसके भी। डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, अब जो उनसे ये वाला जो मेथड है इसको अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास वॉलनट ट्री है, तो हम उसकी डिफरेंट जगह के ऊपर वैस्प की चिप्स रखेंगे, जिस चिप्स के ऊपर वैस्प के एग होंगे, मीन्स कि हम एग कंडीशन के ऊपर, एग स्टेज के ऊपर वैस्प को लेंगे, और वॉलनट का ट्री जिसके ऊपर इसका अटैक हुआ होगा एफर्ट का, हम डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट जगह के ऊपर एग की जो सी चिप्स हैं जिसके अंदर वैस्प हैं वो हम लगा देंगे। जैसे ही एग हैच होंगे उनके अंदर से वैस्प निकलेगा तो वो एफर्ट को खाना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, डिफ़िकल्ट भी है, और पेस्ट स्पेसिफिक भी है। एक जो इंसेक्ट है वो बहुत ज़्यादा दूसरे इंसेक्ट्स को नहीं खाता, जो एक हमारे पास एंटिटी है उसी को कंट्रोल करने के लिए एक होता है, हमारे पास अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है। तो यही हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोपेस्टिसाइड। अब जो पेस्टिसाइड, हमने सर्टेन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स को ड्राइव किया है कुछ एनिमल से, प्लांट से या बैक्टीरिया से। तो इन जो एक्सट्रैक्शन है जो हमने एनिमल, प्लांट या बैक्टीरिया से की है, इसी एक्सट्रैक्ट्स को हम बोलेंगे बायोपेस्टिसाइड। जैसे कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी जिसको हम बोलते हैं, ये वाला बैक्टीरिया के अंदर है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर एक बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये वाला जो सा टॉक्सिन है, जब इंसेक्ट अटैक करेंगे किसी भी प्लांट के ऊपर, तो ये टॉक्सिन की वजह से वो किल हो जाएंगे खुद ब खुद ही। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला है कि बायोपेस्टिसाइड्स के एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ड्राइव्ड हमने किए हैं प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया से। सो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बायोपेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल में हमारे पास कैनोला ऑयल है या बेकिंग सोडा है, जिसके अंदर पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन जो है, पेस्टिसाइडल इफेक्ट्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड। यहाँ पे लिखा है सम बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी आर बीइंग यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। इस बैक्टीरिया को हम बायोपेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो सा बैक्टीरिया है इसको हम कॉटन प्लांट के ऊपर स्प्रेड करेंगे, तो उसकी वजह से ये वाला जो बैक्टीरिया है ये पॉइजन प्रोड्यूस करेगा जो कॉटन के अंदर प्रोड्यूस होगी, और बॉल बम जो उनसा है कॉटन का बॉल बम, अगर वो उसको फीड करेगा तो वो इंसेक्ट किल हो जाएगा। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मैंने ये नाम ऊपर लिखे हुए, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, या कुछ मिनरल्स हैं, इनसे डेरिवेटिव हमारे पास हैं जो हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज़ होने वाले केमिकल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेट का मतलब हमारे पास होता है कंबाइन करना। डिजीज मैनेजमेंट, किसी डिजीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ वेज हैं, उनको हम इंटीग्रेट कर दें, कंबाइन कर दें, तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, या हम उसको बोलेंगे IDM, और उसको हम बोलते हैं IPMP, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। दोनों के दोनों ठीक हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक डिजीज को या ज्यादा डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो एक से ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे, ताकि वो डिजीज, एक डिजीज है या प्लांट की कुछ डिजीजेस का ग्रुप है तो वो इजीली कंट्रोल हो जाए, उसी को हम बोलेंगे IDM। अब हम इसकी प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर डिजास्टर डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीज ऑफ अ प्लांट can be achieved by using all relevant appropriate method of disease control। अब प्लांट की कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है या कॉमन डिजीजेस हैं, सो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जितने भी रेलेवेंट मेथड्स को यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे IDM या IPM। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोरोना की बेस्ट एग्जांपल है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया था, हमने मास्क यूज़ किए थे, एक मेथड हो गया, हमने सैनिटाइज़र यूज़ किया, दूसरा मेथड हो गया, हमने डिस्टेंस को मेंटेन किया, तीसरा हो गया, और उसके बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से हमने अपने आप को सेव किया, वो तीसरा हो गया। फिर कमर्शियल्स आ रही थी, चैनल्स के ऊपर थे, फिर न्यूज़पेपर पे थे, फिर बैनर्स थे,
तो एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमने कितने मेथड यूज किए ताकि वो ज़्यादा अच्छी और जल्दी से कंट्रोल हो जाए डिजीज, इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जिसका मैंने स्टार्ट पे जिक्र भी किया था। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एरेटेड वाटर के अंदर, ऐसा वाटर जिसके अंदर एयर भी हो। प्लांट को हमने ग्रो करना है एरेटेड वाटर में, जिस वाटर के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स मिनरल सॉल्ट्स को ऐड किया हो ताकि जो प्लांट उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये डायग्राम में देखें, ऊपर हमने प्लांट को हैंग किया हुआ है, नीचे हमारे पास वाटर का रिजर्वायर है और वाटर की सर्कुलेशन हो रही है। इसी वाटर के अंदर हम अपने साल्ट, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स जो भी इस प्लांट की डिमांड होगी वो हम ऐड कर देंगे ताकि वो प्रॉपर्ली इस प्लांट को अवेलेबल हो जाए। इसी टेक्निक को हम नाम देंगे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का। इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल सॉल्ट्स हैव बीन एडेड। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम इस तरह से ग्रो कर सकते हैं? अब ऑलमोस्ट हर तरह के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर प्लांट इस केस के लिए इस कल्चर टेक्निक में यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास टोमेटोज हैं, पेपर्स हैं या कुकम्बर्स हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब जो उनसे इस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं कि प्लांट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, ज़रूरी है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब हम तीनों में से लेट्स से कि जो फर्स्ट नाइट्रोजन को निकाल दूं और ये वाले जोन से दोनों हैं इनको मैं ऐड कर दूं, तो फिर मैं देखूंगा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं या डिजीज आती हैं। इसी तरह से फिर मैं पोटेशियम, फास्फोरस को नहीं डालूंगा तो बाकी दोनों को डाल दूंगा, और उसके बाद फिर पोटेशियम को नहीं डालूंगा और पहले दोनों को डाल दूंगा। मीन के इन 3 में से मैं 2 को ऐड करूंगा और 1 को ऐड नहीं करूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि 1 के ऐड ना करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो उनसे कहा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रोनेट्स हैं वो इनको यूज़ कर सकती हैं फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। चूँकि खला में हमारे पास सॉइल नहीं होती जहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सके, तो वहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ करके वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सकता है। तो ये दोनों बेनिफिट्स हैं हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि किस तरह से फूड की प्रोडक्शन के लेवल को ज़्यादा करना है। वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी। और उसके बाद अगर उनके ऊपर अटैक करने वाले पेस्ट हैं तो उनको किस तरह से कौन कौन से वेज से कंट्रोल करना था, जैसे कि केमिकल है, बायोलॉजिकल है, बायोपेस्टिसाइड है, IDM है, जिस तरह से भी हमने कंट्रोल करना था वो कर लिया। अब लास्ट जो फाइनल स्टेप है, जो हमारे पास फूड का रिजर्वायर है, जो हमारे पास फूड है उसको हमने प्रिजर्व कैसे करना है। अब जो फूड के प्रिजर्वेशन में हमारे पास जो मेन फोकसिंग पॉइंट है वो ये है कि हमने प्रोटेक्शन करनी है फूड की कि वो स्पाइल ना हो। हमने उसको फूड को यूज़ करना है, उसका जो ड्यूरेशन है यूजेबिलिटी का वो इन्हेंस करना है, ज़्यादा करना है। हमने उसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसफ़र करना है और वो सेफली हमने ट्रांसपोर्ट करना है फूड को। और उसके बाद जो उनसी फूड की क्वालिटी है उसको भी हमने मेंटेन रखना है। सो इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है ताकि फूड को हम क्या कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। इन दिस रिगार्ड एक साइंटिस्ट है जो लॉयस पैस्चर है, इसने एक टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम पैस्चराइजेशन का नाम देते हैं। और इसको यूज़ करके हम मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पैस्चराइजेशन क्या है। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करें। हमारे पास फ्रेश मिल्क हमने एनिमल से लेना है, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेके आना है, उसको हमने हीट करना है पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। जब हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन और टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो जो इसके अंदर जर्म्स होंगे, पैथोजेंस होंगे, वो किल हो जाएंगे और फिर हीटेड मिल्क को दूसरे सेक्शन में सेंड कर दिया जाएगा जहां पे उसको फिर हम कूल करेंगे, कूलिंग सिस्टम जो सा होगा, और उसके बाद फिर हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे और इसको हम बोलेंगे पैस्चराइज्ड मिल्क। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पैस्चराइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एवरी पार्टिकल ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। एक ऐसा मेथड, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट करते हैं मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट को। किसके अंदर करेंगे? इन प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड ऑपरेटेड इक्विपमेंट। जैसे कि ये हमारे पास इक्विपमेंट है, या इससे पिछले हमने डायग्राम में यहाँ पे देखा था, ये हमारे पास इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट को हीटअप कर रहे हैं। अच्छा, हीटअप करना है, उसके बाद to any of one specified pasteurized time and temperature combination
हमने स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए हीट अप करना है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को, उसको हम बोलेंगे पैस्चराइजेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होने वाला टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस है 15 सेकंड के लिए, और ये बहुत इफेक्टिव है पैथोजन जो कि ह्यूमन पैथोजन है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो मिल्क हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्रॉपर्ली फिर डिफाइन कर लें। पैस्चराइजेशन इज नाउ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एवरी पार्टिकल ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इन प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड ऑपरेटेड इक्विपमेंट टू एनी ऑफ द वन स्पेसिफाइड पैस्चराइजेशन टाइम एंड टेम्परेचर कम्बिनेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट को हीट करते हैं एक स्पेशल इक्विपमेंट के अंदर, जिनके अंदर हमने स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ होता है, उसको हम बोलेंगे पैस्चराइजेशन। तो ये था गाइस आज का हमारा लेक्चर जो कि रिलेटेड था बायोलॉजी और सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि बायोलॉजी किस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए इफ़ेक्टिव है। तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज़ हैं आपको इसी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। मैंने फिर भी यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को निकाल के रखा हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हमने हर एक को हमने डिस्कस किया है, इनकी डिफाइंस, इनकी एग्जांपल और थोड़ी बहुत डिस्कशन हमने हर एक पॉइंट के बारे में इसी लेक्चर में की है। सो शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ें और बैक पे चले जाएँ इसी लेक्चर की, तो आपको हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का इसी तरतीब के साथ आंसर भी मिल जाएगा। और एज अ लॉन्ग भी है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, ये एक लॉन्ग भी है, और इस लॉन्ग के जो सेक्शन सब सेक्शंस हमारे पास वो 12 हैं जिनको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, और कोशिश करें कि अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, विजिट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।